देखो ध्यान से सुनना, ये हीट, थर्मोडायनेमिक्स और केटीजी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और इससे कॉम्पिटिटिव में बहुत सारा क्वेश्चन रहता है। स्कोरिंग पार्ट भी है, अगर आप थोड़ा सा भी एफर्ट डालोगे आप इसमें बहुत इजीली स्कोर कर सकोगे। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये थर्मोडायनेमिक्स दो पार्ट में डिवाइडेड है। कौन कौन सा? थर्मो और डायनेमिक्स। थर्मो वर्ड स्टैंड्स फॉर हीट एंड डायनेमिक्स स्टैंड्स फॉर चेंजेबल। यहां पे हीट के एक्सचेंज के बारे में पढ़ना। तुम बोलोगे सर हीट के बारे में तो आपने हमें पहले भी पढ़ा दिया, पीछे हमने हीट में तो हीट के बारे में ही पढ़ा था, लेकिन हम यहां हीट की स्टडी गैस के साथ देखेंगे। अगर आपने देखा होगा तो हमने पीछे जब हीट की स्टडी की थी तो वो सॉलिड के लिए किया था और लिक्विड के लिए किया था, लेकिन हमें गैस की स्टडी नहीं की। गैस की स्टडी इतनी इंटरेस्टिंग क्यों है? हीट अगर तुम किसी सॉलिड को प्रोवाइड करो वो कोई बहुत काम की चीज नहीं है। काम की चीज कहने का मतलब क्या? तो उससे कोई बहुत बड़ी एनर्जी नहीं जनरेट कर सकते। लिक्विड जब गैसीय स्टेट में कन्वर्ट हो गया तो जो गैस के पास हीट है वो हमारे लिए बहुत काम की चीज है। देखो एक बात समझो, फिजिक्स में वो चीज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जहां भी एनर्जी का रोल है। जहां भी किसका रोल होगा? एनर्जी का। जहां भी एनर्जी का रोल होगा वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट। थर्मोडायनेमिक्स में एनर्जी का रोल देखो कैसे है, इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? जितनी भी गैस की वजह से एनर्जी का एक्सचेंज है वो सब थर्मोडायनेमिक्स की स्टडी की वजह से ही पॉसिबल है। जैसे स्टीम इंजन, स्टीम इंजन कितनी एनर्जी है ना? जो रेफ्रिजरेटर काम कर रहा है, जो एसी काम कर रहा है, ये सब गैसेस की मूवमेंट की वजह से ही काम कर रहा है। तो हम पूरे थर्मोडायनेमिक्स में गैसेस की मूवमेंट की वजह से पार्टिकल के मोशन के बारे में पढ़े। बात समझ में आ रही है? हमने थर्मोडायनेमिक्स में हीट गैसेस को प्रोवाइड करके उनके मोशन के बारे में पढ़ना। लिखो सबसे पहले, थर्मोडायनेमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, thermodynamics is a branch of science which deals with exchange of heat energy, between bodies, exchange of heat energy between bodies, मतलब किसी भी दो बॉडी के अंदर में हीट एनर्जी का एक्सचेंज एंड कन्वर्जन ऑफ हीट एनर्जी into mechanical energy, conversion of heat energy into mechanical energy and vice versa. Conversion of heat energy into mechanical energy and vice. ठीक है ना? देखो हम थर्मोडायनेमिक्स में क्या कर सकते हैं, बोलो बेटा? हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं और या फिर मैकेनिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सबसे पहली चीज हो गई। अब हमारे पास कुछ थर्मोडायनेमिक वेरिएबल क्या है बेटा हमारे पास? बोलो बेटा, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल। हमारे पास क्या है? बोलो बेटा, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल। अब ये क्या है? देखो गैस के साथ कुछ चीजें आती हैं। देखो गैस का ना तो वॉल्यूम फिक्स है ना? गैस को एक्सपेंड करो वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। गैस का टेम्परेचर फिक्स नहीं है, और क्या नहीं फिक्स है? प्रेशर नहीं फिक्स है। और गैस के साथ एक नया टर्म आता है, दैट इज द इंटरनल एनर्जी। तो ये जितने भी टर्म्स हैं दे आर थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स। क्या क्या थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल? बोलो बेटा, प्रेशर, और क्या है? बोलो बेटा, वॉल्यूम, और क्या है? बोलो बेटा, टेम्परेचर, और क्या है? बोलो बेटा, इंटरनल एनर्जी, और क्या है? बोलो बेटा, इंटरनल एनर्जी। तो ये सारे ही गैसेस के थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स हैं। इसका कहने का मतलब क्या होगा कि गैसेस की प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी, ये सब क्या हो रही होती है? चेंज हो रही होती है। ये सब क्या हो रही है? चेंज हो रही होती है। तो दीज आर द थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स। तो लिखो सबसे पहले,
थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स, है ना, लिखो फटाफट थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स। ये क्यों है थर्मोडायनेमिक वेरिएबल? हर्षिता लेट आई हो, कॉन्सेंट्रेट करो क्लास पर, बातें नहीं करो, कॉपी निकालो सीधे। थर्मोडायनेमिक वेरिएबल, अगर हम किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पे थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स की स्टडी बहुत जरूरी होगी। एंड थर्मोडायनेमिक वेरिएबल क्या क्या है मेरे पास? प्रेशर, वॉल्यूम, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड इंटरनल एनर्जी। देखो प्रेशर आपको पता है क्या होता है, वॉल्यूम भी आपको पता है, टेम्परेचर से भी आपको थोड़ा पता है। जो इंटरनल एनर्जी है वो क्या होती है? किसी भी गैस के मोशन की वजह से या उस गैस की कॉन्फ़िगरेशन की वजह से, किसी भी गैस के मोशन, गैस के पार्टिकल्स की वाइब्रेशनल मोशन की वजह से या उस गैस के कॉन्फ़िगरेशन की वजह से जो उसके पास एनर्जी होती है उसको हम इंटरनल एनर्जी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, थर्मोडायनेमिक सिस्टम। थर्मोडायनेमिक सिस्टम, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल के बाद क्या लिखो बोलो बेटा? थर्मोडायनेमिक सिस्टम। अब ये क्या होता है देखो, आपको याद होगा मैंने मैकेनिक्स में आपको सिस्टम पढ़ाया था, यस और नो? मैंने आपको मैकेनिक्स में सिस्टम पढ़ाया था। वहां सिस्टम क्या होता था? कलेक्शन ऑफ बॉडीज हैविंग आइडेंटिकल एक्सेलरेशन। वहां सिस्टम क्या होता था? कलेक्शन ऑफ बॉडीज हैविंग आइडेंटिकल एक्सेलरेशन। यहां पे थर्मोडायनेमिक सिस्टम का मतलब क्या होगा? मेरे पास कुछ अमाउंट ऑफ गैस जो कि एक सर्टेन प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर पे हो, उस सिस्टम को हम क्या कहेंगे? थर्मोडायनेमिक सिस्टम। लिखो थर्मोडायनेमिक सिस्टम फटाफट। A definite quantity of matter, a definite quantity of matter, a definite quantity of matter bounded by some closed surface, a definite quantity of matter bounded by some closed surface is called a system. Is called a system. And collection of very large number of molecules of matter and collection of very large number of collection of very large number of molecules of matter, collection of very large number of molecules or matter, ब्रैकेट में लिखो solid, liquid और gas, solid, liquid और gas, which are so arranged, which are so arranged, which are so arranged that these possess, that these possess certain values of, these possess certain values of pressure, volume and temperature. These possess certain values of pressure, volume of temperature, forms a thermodynamic system. Forms a thermodynamic system. तो किसको कहेंगे बोलो बेटा थर्मोडायनेमिक सिस्टम? मेरे पास मैटर होना चाहिए, किस स्टेट में हो? सॉलिड में भी हो सकता है, लिक्विड में भी हो सकता है, गैस में भी हो सकता है, किसी भी स्टेट में हो, और एक डेफिनेट अमाउंट में हो, और उसके पास क्या हो? एक सर्टेन प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। जैसे इस रूम में जितना भी गैस है, इस गैस को मैं क्या कह सकता हूं? एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम। इसके अंदर एक सर्टेन मैटर है, इसका अपना एक प्रेशर होगा, इसका अपना एक वॉल्यूम होगा, इसका अपना एक टेम्परेचर होगा। तो इस रूम के गैसेस मॉलिक्यूल को हम क्या कह सकते हैं? थर्मोडायनेमिक सिस्टम। मान लो आप किसी कंटेनर में आप अब सुबह गर्म पानी कर रहे हो, तो पानी को आपने डाल दिया अपने किसी भी कंटेनर में, उसको हीट करना शुरू कर दिया। तो वो जो पानी है उसके पास सर्टेन प्रेशर है, उसके पास सर्टेन वॉल्यूम है, उस पर सर्टेन टेम्परेचर है, तो वो क्या कहलाएगा? एक तरह का थर्मोडायनेमिक सिस्टम। ठीक है, अब थर्मोडायनेमिक सिस्टम कितने टाइप्स का होता है? तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम।
लार्जली देखोगे तो ये दो तीन तरह का है। पहला है ओपन सिस्टम, दूसरा है क्लोज्ड सिस्टम, तीसरा है आइसोलेटेड। फटाफट नोट डाउन करो, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड। बात सुनना ध्यान से। ओपन सिस्टम क्या होगा? वो सिस्टम जो एनर्जी एंड मैटर दोनों एक्सचेंज करता है विद सराउंडिंग। एक्सचेंज एनर्जी एंड मैटर विद सराउंडिंग। क्या एक्सचेंज करता है बोलो बेटा? एनर्जी भी एक्सचेंज करेगा और मैटर भी एक्सचेंज करेगा। जैसे अभी देखो हम सारे आ चुके थे, बाद में शर्मा जी इस थर्मोडायनेमिक सिस्टम में आ गई, मैटर चेंज हो गया। गेट इसने खोला, बाहर से थोड़ी ठंड भी अंदर आई, टेम्परेचर भी चेंज हो गया। तो एनर्जी का भी एक्सचेंज हुआ और मैटर का भी एक्सचेंज हो गया। यस और नो? है ना? अब उसका थोड़ी देर के बाद लटकता हुआ हरजोत आ जाएगा, फिर दोबारा क्या होगा सिस्टम का? तो हमारा सिस्टम कैसा है? ओपन सिस्टम, खुला दरबार। ठीक है, एनर्जी का एक्सचेंज भी हो सकता है और मैटर का एक्सचेंज भी हो सकता है। दूसरा क्या है मेरे पास बोलो बेटा? क्लोज सिस्टम। यहां एक्सचेंज एनर्जी का होगा लेकिन मैटर का नहीं होगा। ठीक है ना? क्लोज सिस्टम में एक्सचेंज एनर्जी का होगा और मैटर का नहीं होगा, लिख लेना पूरा। और आइसोलेटेड सिस्टम में नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड मैटर। ना तो एनर्जी का एक्सचेंज होगा और ना ही किसका एक्सचेंज होगा बोलो बेटा? मैटर का एक्सचेंज होगा। फटाफट नोट डाउन कर लो। neither exchange of energy, neither exchange of matter. अब ध्यान देना, नेक्स्ट इज, देखो अब मैंने बहुत बेसिक लेक्चर और एक एक चीज बताया है। थर्मोडायनेमिक स्कोरिंग पार्ट है, थ्योरेटिकल पार्ट है, एक एक चीज समझते चलोगे बहुत ही इजी होगा। तो एक बार जल्दी से मैं ब्रीफ आउट कर देता हूं। हम पूरी थर्मोडायनेमिक्स में किसके बारे में पढ़ेंगे बोलो बेटा? एक्सचेंज ऑफ हीट एंड एनर्जी। थर्मोडायनेमिक वेरिएबल क्या क्या है मेरे पास? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड इंटरनल एनर्जी। थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होता है? कलेक्शन ऑफ किसी भी स्टेट ऑफ मैटर जिसका एक सर्टेन प्रेशर हो, वॉल्यूम हो और टेम्परेचर हो। सिस्टम किस तरीके का हो सकता है? ओपन सिस्टम, जिसके अंदर तुम जब चाहो उसके अंदर कोई एनर्जी भी चेंज कर दो, मैटर भी चेंज कर दो। क्लोज सिस्टम, एनर्जी चेंज कर दो, मैटर नहीं कर सकते। आइसोलेटेड सिस्टम, कुछ भी चेंज नहीं होगा, नाइदर द एक्सचेंज ऑफ एनर्जी नॉर द एक्सचेंज ऑफ मैटर। अब हम बात कर रहे हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। कौन कौन सा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होगा? तो अब देखोगे तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कौन कौन सा है? सबसे पहले आइसोथर्मल प्रोसेस, दूसरा आइसोबेरिक प्रोसेस, तीसरा आइसोकोरिक प्रोसेस, चौथा एडियाबेटिक। तो इसमें पढ़ लिया, ये बहुत कुछ अलग होगा यहां पर, एडियाबेटिक। इसके बाद साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक प्रोसेस, और जो लास्ट में होगा दैट इज माय क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस। इज माय क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस। डिस्कशन नहीं करो। तो हमने बेसिकली ब्रॉडली क्लासिफिकेशन किया कुछ प्रोसेस का थर्मोडायनेमिक। और कौन कौन सा प्रोसेस मिला बोलो बेटा? आइसोथर्मल। देखो आइसोथर्मल वर्ड किसे बना है? आइसो मतलब सेम, थर्मल मतलब टेम्परेचर, हीट नहीं, यहां टेम्परेचर होगा। ठीक है, लिखना बाद में मैं लिखवाऊंगा। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या सेम रहेगा बोलो बेटा? टेम्परेचर सेम रहेगा। क्या सेम रहेगा? टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा।
है ना। मतलब क्या होता है इसका कि बॉडी अपने किसी फिजिकल स्टेट को चेंज करे, बॉडी क्या करे, अपने किसी फिजिकल स्टेट को चेंज करे, लेकिन ड्यूरिंग चेंज ऑफ दिस स्टेट देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर। तो हम क्या कहेंगे, द प्रोसेस इज अ आइसोथर्मल प्रोसेस। मतलब प्रोसेस हो रहा होगा, कुछ ना कुछ चेंज हो रहा होगा, ठीक है, और उस चेंज के दौरान कौन चेंज नहीं हो रहा होगा, टेम्परेचर। तो क्या कहेंगे, इट इज एन आइसोथर्मल प्रोसेस। रख दे। दूसरा आइसोबेरिक, ये किसका टर्म, आइसोबेरिक। बेरिक वर्ड आया है बैरोमीटर से, और बैरोमीटर क्या मेजर करता है, प्रेशर। तो ये कोई थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होगा जहां पे यहां पे टेम्परेचर जो है आपके पास क्या है, कांस्टेंट है ना। इसमें क्या होगा बोलो बेटा, प्रेशर कांस्टेंट। आइसोकोरिक, कोरिक इज फॉर वॉल्यूम, तो यहां पे क्या होगा बोलो बेटा, वॉल्यूम क्या रहेगा आपके पास, कांस्टेंट। ठीक है ना, सिंपल सिंपल बात। यहां पर कुछ ना कुछ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हो रहा होगा, इंस्टेड ऑफ दैट देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर, दिस इज माय आइसोथर्मल, देयर इज नो चेंज इन प्रेशर, दैट इज माय आइसोबेरिक, देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम, दैट इज माय आइसोकोरिक। क्या पूरी बात क्लियर है। नेक्स्ट एडियाबेटिक, एडियाबेटिक का मतलब होगा नो एक्सचेंज ऑफ हीट। यहां पे हीट है, यहां टेम्परेचर, यहां क्या होगा, नो एक्सचेंज ऑफ हीट। यहां पे हीट का कोई भी एक्सचेंज नहीं होगा, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड माय एडियाबेटिक प्रोसेस। को बहुत डेप्थ में भी पढ़ेंगे, बेसिक आइडिया दे रहा हूं आपको। देन माय साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक प्रोसेस, कोई प्रोसेस जहां से शुरू हो और वापस वहां पहुंच जाए, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड साइक्लिक प्रोसेस। जैसे मैं पानी से स्टीम बनाऊं और स्टीम से वापस क्या बना दूं, पानी, तो इसको हम क्या कहेंगे, साइक्लिक प्रोसेस। नॉन साइक्लिक प्रोसेस, दूध से दही बन जाए, क्या दही से फिर दूध बना सकते हो, नहीं बना सकते, ये भी एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है। सुनो, दूध से दही बनाना इज अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। आपने देखा होगा सर्दियों में अगर आपके घर में अभी भी दही जमाई जाती होगी तो किसी थोड़ी गर्म जगह पे रखा जाता होगा, है कुछ पता, पता है। अगर आप गर्मियों के दिनों में दही जमाते होगे तो नॉर्मली किसी भी बर्तन में कहीं पे रख दो, दही जम जाएगा। अभी दही जमने के लिए उसको थोड़ी सी हीट चाहिए होती है, तो क्या करते हैं उसको, या तो किसी कपड़े में लपेट देते हैं, किसी हॉट पॉट में रख देते हैं, तो लड़के उसको थोड़ी क्या मिले, हीट मिले। दिस इज थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, ठीक है। लेकिन दही जम गया, तुम उसको चाहो वापस दूध करना नहीं कर सकते हो, है ना, ठीक है। इट इज नॉन साइक्लिक प्रोसेस। इसमें एक रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस भी आता है, वो भी मैं आपको आगे जाऊंगा तो बताऊंगा। कई बच्चे साइक्लिक को रिवर्सिबल प्रोसेस भी समझते हैं, नो दिस इज नॉट ट्रू, दोनों प्रोसेस अलग है, हम इसकी डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट द लास्ट वन इज द क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस, क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस। ये क्या है, एक बहुत ही स्लो प्रोसेस। कैसा प्रोसेस, बहुत ही स्लो प्रोसेस। और बहुत स्लो होने के क्या फायदे हैं, ड्यूरिंग द चेंज इट इज ऑलवेज इन थर्मल इक्विलिब्रियम, ड्यूरिंग द चेंज इट इज ऑलवेज इन थर्मल इक्विलिब्रियम। उसको हम क्या कहते हैं बोलो बेटा, क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस। क्या प्रोसेस कहते हैं बोलो बेटा उसको हम, क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस। क्या होता है, जब चीज एक जगह से दूसरी जगह चेंज हो रही है और उस चेंज की समय वो हमेशा किसमें है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, इट इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस, कह सकते हो आप। जैसे अभी जो बाहर में जितनी भी मिट्टी आपको दिखती है, धूल दिखती है, कहां से आई, रॉक, वेदरिंग ऑफ रॉक्स। अब पार्थ ऐसा करे, घर के बाहर एक पत्थर रख दे और शाम को उठा के देखे नीचे मिट्टी है, मिलेगी क्या। लेकिन जितनी मिट्टी है ये कहां से बनी है, उसी पत्थर के टूटने से बनी है ना। तो पार्थ अपने जीवन में भी चाहेगा कि मिट्टी के नीचे, पत्थर के नीचे मिट्टी देख ले, मिलेगी उसको, नहीं मिलेगी। ये मिलियंस ऑफ ईयर के बीच का प्रोसेस है। ये एक्चुअली एक क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस नहीं है, आई एम जस्ट टेलिंग यू कोई इनफाइनाइट लंबा प्रोसेस कैसे हो सकता है, ये देखो, है ना। अब सबको पता है, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा है कि जो भी सॉइल है वो रॉक की वजह से है, रॉक का नेचर जैसा था सॉइल का नेचर वैसा है, तो सॉइल इज ड्यू टू वेदरिंग ऑफ रॉक। पर क्या हम अपने लाइफ स्टाइल में वेदरिंग ऑफ रॉक देख सकते हैं, नो इट इज नॉट पॉसिबल। तो इट इज एन इनफाइनाइट स्लो प्रोसेस। लाइकवाइज क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस जो है वो कैसा प्रोसेस है, एक इनफाइनाइट स्लो प्रोसेस है। हाँ बोलो, बात खत्म करना हुए ना, कौन सा फिर, हाँ वो भी लंबा प्रोसेस है बहुत, हाँ वो भी लंबा, हाँ जी हाँ जी हाँ।
लिखो जल्दी से, क्वाजी स्टैटिक में इफ द प्रोसेस इज परफॉर्म्ड, क्वाजी स्टैटिक में लिख लो, बस सब कुछ लिख लो फटाफट, लिख लो, ये तो ऐसे ही लिखना है, इसके इन डेप्थ तो चीजें हम पढ़ते ही रहेंगे, तो बस इंट्रोडक्शन ही करा दी है। काम ये कल ही हो जाना था, बस नहीं हो सकता, तो काम हो जाता थोड़ा आगे पीछे। ठीक है, धन भाई इधर वाला रब कर दू, ट्वेंटी फिफ्थ का टेस्ट और क्लास कोई भी मिस नहीं करेगा, ठीक है, शेड्यूल को फॉलो करोगे, सुबह सुबह लगा दूंगा, शाम को सेंटा बन के घूमते रहना, सुबह कोई काम नहीं होता है शर्मा जी। हाँ जी, तभी बेटा सुबह काम फ्री कर दूंगा बेटा। मिस नहीं करोगे, मैंने टेस्ट शेड्यूल शेयर कर दिया तुम्हारे साथ, और ये सीरियसली हो इसलिए मैंने सामने चिपका के रखा है, जो इसको नहीं देगा मैंने तो भाई पेरेंट्स बुला के कह देना है, घुमाओ फिर आप बच्चों को, फाइनल्स के बाद में तो मेरे को बताना सर नंबर क्यों नहीं है, क्योंकि अगले साल भी आएगा, उसके आने वाले और कई सालों तक आएगा, और तुम भगवान की दया से और कई सालों तक रहोगे और एंजॉय भी करोगे। ये पढ़ाई की एक एक समय सीमा है भाई, पढ़ाई की एक समय सीमा है। हाँ जी, तो बचपन की तो है ही, बचपन इसलिए तो तुमको उस समय के लिए अभी तुम क्या हो, स्टूडेंट, स्टूडेंट है ना, जो जिसका काम है वो काम कर रहा है। 25 तारीख को रेस्टोरेंट वाला शेफ क्या कर रहा होगा मेरे को बताओ, उसके लिए 25 तारीख नहीं है, वो खाना बनाएगा, तुम जहां जाके खाना खा रहे होगे वहां पर कोई खाना सर्व भी तो कर रहा होगा, उसकी 25 तारीख नहीं है। अब तुम्हारी चॉइस है कि तुम उस रेस्टोरेंट के मालिक बनना चाहते हो कि वहां सर्विंग बॉय, है ना, 25 तो उसकी भी आई है भाई। हाँ, दुनिया में देखो बड़े सारे लोग हैं, तुम जोमेटो पे ऑर्डर करना, डिलीवरी वाला आएगा कि नहीं आएगा, है ना, और कई सारे होंगे, बाहर निकलना देखना, तुम्हारे गली नुक्कड़ पे जो रिक्शा वाला खड़ा रहता होगा, क्या बेचारा 25 मनाएगा, उसको 25 और 30 सब दिन तो बराबर है बेचारे के लिए, नहीं निकलेगा तो रोटी नहीं पूरी होगी उसकी। बात समझ आ रही नहीं आ रही है, टेंशन हो गई, आ जाओ आगे पढ़ते हैं, लिखो वर्क डन, वर्क डन इन अच्छा क्वासी स्टैटिक डेफिनेशन, हाँ लिख लो पहले डेफिनेशन लिखो, if the process is performed in such a way, if the process is performed in such a way that such a way that at any instant during the process, at any instant during the process, the system is very nearly in thermal equilibrium. The system is very nearly in thermal equilibrium. And it is infinitely slow, and it is infinitely slow
द प्रोसेस इज कॉल्ड द प्रोसेस इज कॉल्ड, क्या कहेंगे भाई, क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस। ठीक है, चलो भाई हो गई बात क्लियर। अब आ जाओ वर्क डन की बात करते हैं। लिखो नेक्स्ट टॉपिक, वर्क डन बाय एन आइडियल गैस। वर्क डन बाय एन आइडियल गैस। समझो बेटा, ध्यान से देखना। मान लो आपने एक कंटेनर ले लिया और इस कंटेनर में क्या फिल कर दिया, बोलो बेटा, एक गैस फिल कर दिया। और इस कंटेनर के ऊपर आपने एक पिस्टन लगा दिया। पिस्टन समझते हो ना, है ना, पिस्टन ऊपर नीचे कर सकते हैं, कुकर के ढक्कन जैसा होता है, बस उसका ढक्कन इधर नहीं ऐसे ऊपर लगा हुआ होता है। इट कैन बी मूव लाइक दिस, यस और नो, है ना। तो ये पिस्टन है। अब इसके अंदर कोई गैस भरा हुआ है, मान लो इसका कुछ ना कुछ प्रेशर होगा, मान लो पीआई इनिशियल प्रेशर है, वीआई इनिशियल वॉल्यूम है एंड टीआई इनिशियल टेम्परेचर है। बोलो यस और नो। पीवीटी प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर। अब इस रूम के जो भी इस कंटेनर के अंदर का गैसेज होगा वो हर जगह पर क्या लगा रहा होगा, प्रेशर। उस प्रेशर की वजह से फोर्स भी लगेगी, ये इधर भी प्रेशर लगा रहा होगा। ठीक है, और मान लो इसका जो एरिया है वो एरिया क्या है, बोलो बेटा मेरे पास ए है। मान लो तुमने इस पिस्टन को बड़े प्यार से स्लोली थोड़ा सा ऊपर कर दिया। क्या किया बोलो बेटा, थोड़ा सा ऊपर कर दिया। पिस्टन यहां चला गया, तो ये पहले यहां था और अब ये यहां चला गया। तो मान लो तुमने इसको क्या दे दी, डीएक्स डिस्प्लेसमेंट दे दी। क्या दे दी बोलो बेटा, डीएक्स डिस्प्लेसमेंट दे दी। तो ये गैस एक्सपैंड कर जाएगा। बोलो यस और नो। ये रेड जो रीजन है वो कौन सा रीजन है, जितनी दूर पे गैस क्या किया है, एक्सपैंड किया है ना। बाकी रीजन में तो गैस था ही अपने पास पहले से। दिस इज एक्सपेंशन ऑफ द गैस। अभी भी प्रेशर तो ये लगा ही रहा होगा इस पे एक्सपैंड करने के बाद भी। तो इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट में हमने कितना वर्क डन किया, और समझ आ रही है, वर्क डन ही निकालना है ना। तो इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट में कितना वर्क डन किया बोलो बेटा, तो वर्क डन इज इक्वल टू, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। यहां पे स्मॉल डिस्प्लेसमेंट एफ डॉट डीएक्स लिख देंगे। बोलो इसको, दोनों की डायरेक्शन सेम है तो एफ डीएक्स कॉस जीरो हो जाएगा। डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होगा बोलो बेटा, एफ डीएक्स। बोलो यार, अब यहां फोर्स लग रही है तो प्रेशर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बोलो बेटा, फोर्स इंटू एरिया। यस और नो। अच्छा, ये जो बढ़ गया है, ये जो बढ़ा हुआ पार्ट है, इस बड़े हुए पार्ट का वॉल्यूम मान लो डीवी है। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया। यस और नो, लिख सकते हैं इसको। और देखो ये जो इसका गैस का वॉल्यूम बढ़ गया है, यहां तक बढ़ गया, तो मान लो इसका कितना वॉल्यूम कितना इंक्रीज कर गया बोलो बेटा, डीवी वॉल्यूम इंक्रीज कर गया। कितना वॉल्यूम इंक्रीज कर गया बोलो बेटा, डीवी वॉल्यूम इंक्रीज कर गया। तो डीवी वॉल्यूम हम लिख सकते हैं, कैसे लिखोगे बोलो बेटा, वॉल्यूम क्या होगा, इसकी ये लेंथ कितनी है डीएक्स, और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है ए। तो डीवी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए डीएक्स या डीएक्स ए। तो ठीक, इधर आ जाओ फर्स्ट बेंच पर थोड़ा। हाँ जी, तो वर्कडन की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो बेटा, एफ डीएक्स। कल से लेट नहीं होना चाहिए बेटा तुम्हारा, जब तुम बहुत ढीली हो गई पिछले 10 दिन से, तुम्हारा टेस्ट के रिजल्ट भी अच्छा नहीं है। तो वर्कडन की वैल्यू क्या होगी बोलो बेटा, एफ डीएक्स। एफ की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं बोलो ध्यान से, पी ए डीएक्स। बोलो यार, अच्छा ए इंटू डीएक्स या डीएक्स इंटू ए क्या बन रहा है, वॉल्यूम। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या बनेगा बोलो, पीडीवी। यस और नो। तो टोटल वर्कडन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो वर्कडन बाय एन आइडियल गैस का फॉर्मूला क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी। मान लो इसके वॉल्यूम को तुमने जितना बढ़ाना है तो कहां से कहां तक इंटीग्रेट करोगे, इनिशियल वॉल्यूम से लेकर मान लो बढ़ाने के बाद इसका जो प्रेशर है वो क्या हो गया, प्रेशर फाइनल, वॉल्यूम फाइनल, टेम्परेचर फाइनल। तो इसका जो वॉल्यूम है वी इनिशियल से कहां लेके जाओगे आप इसको,
V is final. Now this is the total work done. फटाफट नोट डाउन कर लो. This is the work done by natural gas. नाते निकालो राजवीर. डन. छोटी टेस्ट सीरीज मिल गई है ना. प्रॉपरली फॉलो कर लो. अगर हीट का कोई भी रिमेनिंग पार्ट है तो आप खत्म कर लो. परसों टेस्ट है आपके पास, कल तक का टाइम है. भाई अपने फोन में इन डेट्स और एक दिन पहले का अलार्म सेट कर लो. मैं तुमको ये बहुत ही स्ट्रिक्टली कह रहा हूं, उसमें मैं बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा. ये मैंने सामने लिख के रखा है, गलती से भी ना मैं भूल जाऊं ना तुमको भूलने दूंगा. मैंने इसके पहले की कोई कहानी तुमसे पूछी ही नहीं है. तुम्हारे टेस्ट हो, पेपर हो, कुछ भी हो. डन बेटा. डन. जल्दी लिखो भाई. हो गया भाई. अरे यार क्या लिख रहे हो. हट. नेक्स्ट लिखो इंडिकेटर डायग्राम. राजवीर तुम्हारा कहां ध्यान होता, तुम सीट चेंज करो अपनी. इतनी देर से तो लिख नहीं पाया है. लिखो इंडिकेटर डायग्राम. इंडिकेटर डायग्राम, the graphical representation of change in state of a gas. The graphical representation, the change in state of a gas, change in the state of a gas by a thermodynamic process is called indicator diagram. ये ना टर्म्स कभी आपको किसी क्वेश्चन में यूज किया हुआ मिल सकता है, इसीलिए मैंने आपको बताया है. तो ये किस चीज के बारे में बताता है बोलो बेटा. कुछ भी जो चीज उसकी चेंज हो रही है, अगर मैं उसको कैसे रिप्रेजेंट करूंगा बोलो बेटा, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूंगा. अगर उसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा बोलो बेटा, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूंगा. then that graphical representation is called my indicator diagram. ठीक है. जैसे मैं एक एक करके एक्सप्लेन करता हूं. सबसे पहले मैं आपको लिख रहा हूं, आपके लिए लिख रहा हूं एक कांस्टेंट प्रेशर का ग्राफ. और मैं ये ग्राफ बना ही प्रेशर और वॉल्यूम के लिए रहा हूं. ध्यान देना, कांस्टेंट प्रेशर, तो मेरे पास एक्स एक्सिस पे वॉल्यूम है, वाई एक्सिस पे प्रेशर है. और बिकॉज ये कांस्टेंट प्रेशर का ग्राफ है तो इसका मतलब प्रेशर की वैल्यू चेंज नहीं कर रही होगी. स्टिल अगर प्रेशर कांस्टेंट है बट वॉल्यूम की वैल्यू चेंज कर सकते.
ठीक है, तो दिस इज अ कांस्टेंट प्रेशर ग्राफ। ठीक है, दूसरा अगर मैं इसके साथ ही देखूं, नेक्स्ट इज योर वेरिएबल प्रेशर का अगर मैं ग्राफ की बात करूं, नेक्स्ट इज माय वेरिएबल प्रेशर, माय वेरिएबल प्रेशर। देखोगे प्रेशर घटेगा तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ठीक है बेटा, अभी मैंने आपको सिखाया है कि वर्क डन का मतलब क्या होता है। सुनो भी ध्यान से, वर्क डन का मतलब क्या होता है बोलो बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ प्रेशर वॉल्यूम। और इंटीग्रेशन का फिजिकल मीनिंग क्या सिखाया था मैंने आपको, एरिया अंडर द ग्राफ। तो अगर इस प्रोसेस में आपसे कोई वर्क डन पूछेगा यहां पर, तो सिंपली आप वर्क डन क्या निकालोगे बोलो बेटा, एरिया अंडर दिस कर्व। ये पूरे जो नीचे का कर्व का एरिया होगा, ये आपको क्या देगा बोलो बेटा, वर्क डन दे देगा। कौन सा कर्व, मान लो मैं इसका नाम रख देता हूं ए बी, और इसके नीचे का सारा रीजन इसको कवर अप कर लेगा ये। दिस इज सी एंड दिस इज डी। तो वर्क डन क्या होगा बोलो बेटा, एरिया अंडर ए बी सी डी। कैसे निकालेंगे एरिया, ध्यान से देखो बेटा, एरिया का मतलब क्या होगा, लेंथ इंटू दिस, लेंथ क्या होगा, प्रेशर, और ये क्या हो जाएगा बोलो बेटा, वॉल्यूम फाइनल माइनस वॉल्यूम इनिशियल। तो दिस इज माय वर्क डन। सिंपल शब्दों में पी डेल्टा वी कह सकते हैं। बोलो बेटा, क्लियर है पूरी बात। तो ये आ गया, यहां पर देखो क्या हो रहा है, यहां प्रेशर भी चेंज कर रहा है और क्या कर रहा है, वॉल्यूम भी चेंज कर रहा है। तो इस केस में क्या करोगे आप एक छोटा सा इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम लोगे, जिसके लिए एक यहां प्रेशर कम हो रहा होगा, इनफाइनाइटली स्मॉल। तो यहां पे वर्क डन के लिए आप क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे इस पीडीवी को फ्रॉम वॉल्यूम इनिशियल टू वॉल्यूम। तो इफ यही पुरानी बात है, याद करो, अगर वर्क डन में फोर्स कांस्टेंट होता था तो क्या करते थे, सिंपली निकाल देते थे। और अगर फोर्स वेरिएबल होता था तो एरिया इंटीग्रेट करते थे। लाइकवाइज प्रेशर इज वेरिएबल, तो वर्क डन का फॉर्मूला पीडीवी इंटीग्रेशन के टर्म्स में, और अगर एवरेज वैल्यू निकालनी है, प्रेशर कांस्टेंट है, सीधा आ जाएगा। यस और नो, फटाफट लिखो। चलूं आगे, नेक्स्ट। पॉजिटिव वर्क। अब वर्क कैसा हो सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव हमने पहले भी देखा है। यहां पॉजिटिव वर्क का मतलब समझना, अगेन दिस इज प्रेशर, दिस इज वॉल्यूम, प्लीज कॉन्सेंट्रेट। और इसका वॉल्यूम अगर चेंज हो रहा हो, यहां से यहां जा रहा हो, इसका वॉल्यूम क्या कर रहा हो बोलो बेटा, चेंज हो रहा हो। दिस इज इनिशियल वॉल्यूम, दिस इज फाइनल वॉल्यूम। तो इस पार्टिकल का वॉल्यूम क्या कर रहा है बोलो बेटा, इंक्रीज कर रहा है। इंक्रीज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, हमें साफ साफ दिख रहा है कि वॉल्यूम फाइनल इज ग्रेटर देन वॉल्यूम इनिशियल। इट मींस गैस इज एक्सपेंडिंग अगेंस्ट सम एक्सटर्नल फोर्स। यस और नो, गैस इज एक्सपेंडिंग अगेंस्ट सम एक्सटर्नल फोर्स। तो यहां वर्क डन की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास, हमेशा पॉजिटिव। ये याद रखना, अगर कभी भी गैस एक्सपैंड कर रहा है तो वो क्या होगा बोलो बेटा, पॉजिटिव। लिखो फटाफट।
नेक्स्ट देखो नेगेटिव वर्क, ध्यान से देखो नेगेटिव वर्क में पार्टिकल का वॉल्यूम बढ़ रहा है कि घट रहा है? घट रहा है। यहां क्या कहोगे? वॉल्यूम फाइनल इज लेस देन वॉल्यूम इनिशियल। इसका मतलब वॉल्यूम इज कॉन्ट्रैक्टिंग ड्यू टू सम एक्सटर्नल फोर्स या डिक्रीजिंग ड्यू टू सम एक्सटर्नल फोर्स, कॉन्ट्रैक्टिंग ड्यू टू सम एक्सटर्नल फोर्स। तो यहां वर्क डन की वैल्यू क्या हो जाएगी? बोलो बेटा। यहां वर्क डन की वैल्यू मेरे पास नेगेटिव हो जाएगी। नोट डाउन करो फटाफट। ये एग्जांपल ऑफ एक्सपेंशन है, याद रखना। यहां पे एक्सपेंशन हो रहा है, ये लिख लेना। और यहां पर क्या हो रहा होगा? बोलो बेटा। कॉन्ट्रैक्शन। अगर कभी भी गैस एक्सपैंड कर रहा होगा तो वर्क डन की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव। और कभी भी गैस अगर कंप्रेस कर रहा होगा तो वर्क डन की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव। नेक्स्ट देखो बेटा, वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस। नेक्स्ट कौन सा देख रहे हैं? बोलो बेटा। वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। ये मान लो फिर से मेरे पास पीवी का कर्व है। कैसा कर्व है? बोलो बेटा। एक पीवी का कर्व है और यहां मेरे पास मान लो एक ऐसा ट्रायंगल बना हुआ है। पार्टिकल ए से बी जा रहा, बी से सी जा रहा, कुछ इस तरीके से जा रहा है पार्टिकल। पार्टिकल कहां से कहां जा रहा है? बोलो बेटा। ए टू बी, बी टू सी, सी टू ए। तो पहले वर्क डन किसके बराबर होगा? बोलो बेटा। एरिया अंडर ए बी सी, है ना। वर्क डन किसके बराबर होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। बोलो यार। एक और चीज, यहां देखो ये कैसे घूम रहा है? क्लॉकवाइज। कैसे घूम रहा है? क्लॉकवाइज। तो साइक्लिक में अगर क्लॉकवाइज घूम रहा हो तो वर्क डन इज पॉजिटिव फॉर क्लॉकवाइज। बात समझ में आ रही है? वर्क डन पॉजिटिव होगा किसके लिए? क्लॉकवाइज के लिए। इसी की जगह पर ये साइक्लिक प्रोसेस मान लो पीवी है और ये कुछ ऐसे घूम रहा है, तो यहां वर्क डन की वैल्यू क्या होगी मेरे पास? नेगेटिव, क्योंकि ये कैसे घूम रहा है? क्लॉकवाइज। फिर घुमा दिया मैंने। अब एंटी कर देने, वर्क डन क्या हो जाएगा? नेगेटिव। और वर्क डन की वैल्यू क्या होगी यहां पर? एरिया अंडर द सर्कल। भी कराऊंगा, सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए फटाफट इतनी बात नोट डाउन कर। लिखो लिखो लिखो। बोलो आगे। क्या होगा? बोलो बेटा। वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस is equal to area under the closed curve। दूसरी चीज,
if cyclic process is clockwise, work done is positive. देखो, अगर सिंगल प्रोसेस होगा, अगर सिंगल साइक्लिक नहीं होगा, प्रोसेस किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में होगा, तो आपने क्या चेक करना है? एक्सपेंशन है कि कॉन्ट्रैक्शन? एक्सपेंशन है तो वर्क डन पॉजिटिव, है ना? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रहा हूं और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रहा हूं और कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तो वर्क डन नेगेटिव। लेकिन अगर साइक्लिक प्रोसेस होगा, तब तो एक पॉइंट दूसरे पॉइंट नहीं जा रहा, मल्टीपल पॉइंट पे जा रहा है, तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे डिटरमाइन होगा? इट इज क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। इफ इट इज क्लॉकवाइज, वर्क डन इज पॉजिटिव। और एरिया कौन से जगह का? इस ट्राइंगल का एरिया। यहां पे एरिया किसका? इस सर्कल का एरिया। बोलो, पूरी बात क्लियर है? डन बेटा? नेक्स्ट लिखो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखो बेटा, नेक्स्ट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना ध्यान से। पहले, ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, ये एक अनदर फॉर्म ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एक अनदर फॉर्म ऑफ क्या है? बोलो बेटा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मान लो जैसे आज थोड़ी सी ठंड बढ़ी, आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ेगी, थोड़ी और ठंड बढ़ गई और हमने इस रूम में एक हीटर रख दिया, ठीक है? क्या करेगा वो हीटर? जरा उसका देखो, सबसे पहले उसके फंक्शन देखते हैं क्या होगा। जैसे हीटर ऑन करोगे, इस रूम के गैसेस मॉलिक्यूल की वाइब्रेशनल एनर्जी बढ़ जाएगी, तो टेम्परेचर ज्यादा होगा, ज्यादा पार्टिकल मूव करना शुरू करेगा। जब वो गैसियस मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशनल एनर्जी बढ़ जाएगी, तो उसका मतलब ये होगा कि उस गैसियस मॉलिक्यूल्स की इंटरनल एनर्जी बढ़ गई। क्या बढ़ गई? उसकी इंटरनल एनर्जी। उसके बाद वो गैस क्या करना चाहेगा? एक्सपैंड करना चाहेगा। इस रूम से अच्छा एग्जांपल, एक बलून ले लो। एक बलून ले लो, नीचे लाइटर जला दो, बिल्कुल नीचे मत जलाना, तुरंत फट जाएगा, थोड़ा नीचे जलाना। बात समझ आ रही है? फटेगा तब भी, लेकिन थोड़ी देर बाद। शुरू में क्या होगा? बलून के अंदर के गैसेस मॉलिक्यूल तांडव करना शुरू करेंगे तेजी से, फिर वो क्या चाहेगा? फैलना। और बलून जब तक एक्सपैंड होगा, थोड़ा सा बलून एक्सपैंड करेगा, लेकिन गैसेस मॉलिक्यूल और क्या चाहेगा? और एक्सपैंड करना। जब वो गैसेस मॉलिक्यूल और एक्सपेंड करना चाहेगा और बलून नहीं उसको कर पाएगा, तो वो क्या हो जाएगा? बर्स्ट आउट हो जाएगा। इसका मतलब देखो क्या है, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है कि आप जो भी हीट एनर्जी दोगे, नोट बाद में बनाना, तुम क्लास में सुनो, तुम जो भी उसको क्या दोगे? हीट एनर्जी दोगे, दैट हीट एनर्जी इज कहां जाएगा? बोलो बेटा, दो जगह जाएगा। कहां कहां पर? वर्क डन में। एक्सपेंशन का मतलब क्या है? वर्क डन। कंट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? वर्क डन में एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी में। किस चीज में? बोलो बेटा, वर्क डन में एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी में। तो लिखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो बंद करो उस नोट्स को, फाड़ देना, मैंने पूरी कॉपी देख ली दोबारा तो। एक मिनट खत्म कर लिखो, द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज
special case of special case of law of conservation of energy, special case of law of conservation of energy. नीचे, according to first law of thermodynamics, according to first law of thermodynamics, heat given to a system, heat given to a system is equal to sum of increase in its internal energy, sum of increase in its internal energy and work done by the system, increase in its internal energy and work done by the system against the surrounding, work done by the system against the surrounding. Mathematically, Q is equal to W plus delta U. डायग्रामेटिक तरीके से देखो, मान लो ये एक जगह है और आपने इसके अंदर एक हीटर लगा दिया है। यहां पे पहले गैसियस मॉलिक्यूल्स था, इससे Q अमाउंट ऑफ हीट एंटर करेगा और ये गैस एक्सपैंड होकर यहां पर। ठीक है, बात समझ में आ रही है? यहां से यहां तक एक्सपेंशन हुई है इसकी, वर्क डन और चेंज इन इंटरनल एनर्जी। What is Q? Amount of heat supplied. Amount of heat supplied. What is W? Work done. No discussion. Work done by the gas. What is delta U? Change in its internal energy. है ना? मतलब तो क्या लिखोगे आप? इंटरनल एनर्जी फाइनल माइनस इंटरनल एनर्जी इनिशियल। फटाफट नोट डाउन करो। तो नोट्स का है तुम्हारे, देखो घर जाकर नई कॉपी पे लिख लोगे। बन बेटा, वाह इसका साइन कन्वेंशन केमिस्ट्री के साइन कन्वेंशन से अलग होता है। केमिस्ट्री का मुझे नहीं पता, फिजिक्स में हम हमेशा लॉजिकली देखते हैं चीजों को, और यहां पे साइन कन्वेंशन का रीजनिंग आपको बताता हूं। कई बार बच्चा मेरे पास आता है, केमिस्ट्री में सर हमने ये पढ़ा था, तो आप गलत पढ़ा रहे हो कि सर गलत पढ़ा रहे हैं। दोनों ही अपने अपने जगह पर सही है, क्योंकि दोनों का साइन कन्वेंशन ही क्या है? अपोजिट है। नोट डाउन कर लिए बेटा? अब आ जाओ, पहले सिंपल बात समझो। अगर आप किसी भी सिस्टम को हीट दोगे, हम किसी भी सिस्टम को हीट देने को क्या मानते हैं? पॉजिटिव। सिंपल कहानी, ठीक है? तो कभी कंफ्यूज नहीं करो, इसलिए मेरी बात सुन लो ध्यान से।
या उसको भूल जाओ या दोनों याद रखो, पर यहां लॉजिकली समझो हर चीज को। अगर हम किसी भी सिस्टम को क्या करेंगे, हीट देंगे तो पॉजिटिव, हीट ले लेंगे नेगेटिव। तो क्वांटिटी अगर क्या हो, हीट, तो इसका साइन क्या क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव। पॉजिटिव कब, व्हेन हीट इज सप्लाइड टू द सिस्टम, एंड नेगेटिव व्हेन हीट इज ड्रॉन फ्रॉम द सिस्टम। ठीक है, इस रूम में अगर हीटर लगा दिया तो क्यू की वैल्यू पॉजिटिव है ना, और इस रूम से अगर हम हीट को खींच रहे हैं बाहर तो फिर नेगेटिव। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? अच्छा, वर्क डन, अगर वर्क डन एक्सपेंशन के लिए है पॉजिटिव, वर्क डन कॉन्ट्रैक्शन के लिए है नेगेटिव। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? सिंपल कहानी, मतलब वर्क डन की वैल्यू पॉजिटिव फॉर एक्सपेंशन एंड वर्क डन की वैल्यू नेगेटिव फॉर कॉन्ट्रैक्शन। तीसरा, इंटरनल एनर्जी, अगर आप कभी भी टेम्परेचर बढ़ाओगे, आप क्या करोगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। क्यों, गैसेस के मॉलिक्यूल्स क्या होना शुरू हो जाएंगे, वाइब्रेट। तो अगर कोई चीज बढ़ रही है तो उसका चेंज हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। नहीं यार, तुम्हारे पास 10 रुपए थे, कल 20 रुपए हो गए, तुम्हारा चेंज क्या है, पॉजिटिव। तुम्हारे पास 10 रुपए थे, 5 रुपए हो गए, तुम्हारा चेंज क्या है, नेगेटिव। तो अगर आप टेम्परेचर दोगे तो इंटरनल एनर्जी विल राइज, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल पॉजिटिव। अगर आप टेम्परेचर लोगे, इंटरनल एनर्जी घटेगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी नेगेटिव। टेबल बनाओ फटाफट। खत्म कर लेता हूं, फिर पूछना बेटा। क्या लिखोगे पॉजिटिव में, कब लिखोगे बोलो बेटा, हीट पॉजिटिव कब होगा, हीट इज सप्लाइड टू द सिस्टम। अगर हम सिस्टम को हीट दे रहे हैं तो पॉजिटिव। नेगेटिव कब होगा, हीट इज ड्रॉन फ्रॉम द सिस्टम। नेक्स्ट, वर्क। वर्क भी क्या हो सकता है बोलो बेटा मेरे पास, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव वर्क में क्या लिखोगे, ड्यूरिंग एक्सपेंशन ऑफ गैस। कभी भी गैस। नेगेटिव में क्या लिखोगे, है ना। कॉन्ट्रैक्शन कब होता है, जब कोई एक्सटर्नल फोर्स गैस को दबाए, इसलिए हम क्या कहेंगे, इफ वर्क इज डन ऑन द गैस। और एक्सपेंशन कब होगा, जब गैस खुद से एक्सटर्नल फोर्स को इनकाउंटर कर रहा है, तो इट इज वर्क डन बाय द गैस। पर सिंपल साइन हमेशा याद रखना, उसमें कोई कंफ्यूजन मत रखना। नेक्स्ट क्या बोलो बेटा, इंटरनल एनर्जी। इसके भी कितने साइन होंगे बोलो बेटा, दो, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव कब होगा, व्हेन इफ यू विल इंक्रीज द टेम्परेचर, द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल इंक्रीज, है ना, हेंस चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी पॉजिटिव। और नेगेटिव क्या होगा, व्हेन यू विल डिक्रीज द टेम्परेचर।
नोट डाउन कर। फिर से एक बार साइन कन्वेंशन रिपीट कर लो। हीट दूंग सिस्टम को दोगे तो पॉजिटिव, सिस्टम से हीट लोगे तो नेगेटिव। अगर गैस एक्सपैंड कर रहा है तो वर्क डन पॉजिटिव, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो नेगेटिव। और टेम्परेचर बढ़ाओगे तो गैस की वाइब्रेशन बढ़ेगी, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव और दूसरे का नेगेटिव। अब केमिस्ट्री में क्यों उल्टा ये मेरे को नहीं पता, ये आप अपना पूछ। बात समझ में आ रही है? अपना लॉजिकल सिंपल है भाई, हम काम कर रहे हैं पॉजिटिव, हम काम चोर हैं नेगेटिव, हीट दे रहे हैं पॉजिटिव, ले रहे हैं नेगेटिव। हीट टेम्परेचर दोगे तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, तो चेंज पॉजिटिव, हीट निकालोगे घटेगी नेगेटिव। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? अब दो और बातें समझना बहुत इंपॉर्टेंट। ये जो Q और W है, कौन कौन? Q एंड W। Q और W का मतलब क्या हो गया बोलो बेटा? हीट एनर्जी एंड वर्क डन। Q एंड W आर पाथ फंक्शन। समझना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट, न्यूमेरिकल में यूज होगा। दे आर पाथ फंक्शन। एंड दूसरा इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी इज अ पॉइंट फंक्शन। अब क्या होता है पॉइंट फंक्शन और क्या होता है पाथ फंक्शन, ये जरा समझो। क्या बोला मैंने? Q एंड W आर पाथ फंक्शन एंड इंटरनल एनर्जी इज अ पॉइंट फंक्शन। ये जरा समझो। मान लो एक एग्जांपल की हेल्प से आपको समझाता हूं, और न्यूमेरिकल में भी करवाऊंगा तो और क्लियर हो। मान लो कोई पार्टिकल ए से बी जा रहा है। कहां से कहां जा रहा है बोलो बेटा? ए टू बी। तो ए टू बी एक बार ऐसे जा रहा है, एक बार ऐसे जा रहा है। तो पहला वाला पाथ ये है और दूसरे वाला जाने का पाथ ये है। दोनों पाथ सेम है कि अलग अलग है? अलग। कहां सेम है गधेड़े? मैं तुमको बोलूंगा तुम लड़का है कि मैं ऐसे बोलूंगा कि तुम लड़की नहीं है ना? मैं ये बोलूंगा ना कि ये लड़का हो, तो तुम लड़की नहीं है, ऐसा थोड़ी बोला जाता है। तो क्या बोलूंगा? ये दोनों पाथ सेम नहीं है। ठीक है? अच्छा बात समझो थोड़ा सा, समझना। अगर तुम ए से बी जाते हो, अगर तुम कहां से कहां जाओगे बोलो बेटा? ए से बी जाते हो, तो वर्कडन कुछ और होगा इस पाथ से। दोबारा तुम ए से बी जाते हो इस पाथ से, दोनों पाथ ए से बी जाने का है, फिर वर्कडन कुछ और होगा। अगर तुम ए से बी जाते हो इस पाथ से, तो वर्कडन कुछ और होगा। सिमिलरली हीट सप्लाइड ऑल्सो डिपेंड्स कि तुम किस पाथ से जा रहे हो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? लेकिन इंटरनल एनर्जी और पॉइंट फंक्शन है ना, ये कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव जैसा है। इंटरनल एनर्जी को केवल ए पॉइंट और बी पॉइंट से मतलब है, कहां से शुरू किया और कहां खत्म हुआ, है ना? तुम्हारे पेरेंट्स की तरह नंबर किधर है, ठीक है? बाकी की चीज से कोई मतलब नहीं है। तो यू बहुत क्लियर है, मेरे को किसी से मतलब है, मैं पॉइंट फंक्शन हूं, मुझे ए की इंटरनल एनर्जी चाहिए, बी की इंटरनल चाहिए, रास्ता तुम्हारी मर्जी है। लेकिन क्यू और डब्ल्यू क्या कहता है? पाथ के भगवान की तरह है भाई, पहुंचो कहीं और गलत किया हो तो काम गलत हो जाएगा। तो अगर आपने रास्ते बदल दिए तो क्यू भी बदलेगा और वर्क डन भी बदलेगा। सो दे आर नोन एज द पाथ फंक्शन एंड यू इज नोन एज द पॉइंट फंक्शन। क्या पूरी बात क्लियर है? नोट डाउन कर लो, फिर लिखो। मैंने उसके बाद बोला फिर लिखो।
हो गया बेटा? थर्मोडायनामिक्स थ्योरेटिकल टॉपिक है, ध्यान से पढ़ोगे, एंजॉय करोगे, कंसंट्रेशन नहीं रखोगे, क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा इसका। ध्यान से कर लो, अच्छा टॉपिक है, नीट जेई में इससे क्वेश्चन बहुत आता होता है, हीट केटीजी थर्मोडायनामिक्स में बहुत क्वेश्चन आता है। अच्छा, बस आखिरी बात सुनो इस पॉइंट के बारे में, इसमें सब कुछ तो एनर्जी है यार, चेक करो, Q W डेल्टा U सब क्या है? एनर्जी है। तो इस एनर्जी को या तो आप जूल में एक्सप्रेस करना सॉल्व करते समय, या फिर कैलोरी। ठीक है, किसमें एक्सप्रेस करना बोलो बेटा? जूल में और कैलोरी में। तो लिखो Q W एंड डेल्टा U शुड बी एक्सप्रेस्ड इन जूल और कैलोरी। इन जूल और कैलोरी, शुड एक्सप्रेस इन जूल और कैलोरी। नहीं समझ आई बात यार? शुड एक्सप्रेस इन जूल और कैलोरी, शुड एक्सप्रेस इन जूल और कैलोरी। नेक्स्ट लिखो लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। नेक्स्ट लिखो लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अब मेरी बात समझना, थर्मोडायनामिक्स ने यह तो बोल दिया कि हीट दोगे तो वर्क डन और चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगी, लेकिन थर्मोडायनामिक्स ये नहीं बता पाया, ध्यान देना, कि हीट फ्लो की डायरेक्शन किधर। जैसे मान लो यहां पे तुम चाय लाके रखे, चाय ठंडी हो गई, चाय गर्म क्यों नहीं हो रही है, इस चीज के बारे में फर्स्ट लॉ कुछ भी बता नहीं पाया। इसने बोला हीट दोगे वर्क डन होगी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगी, बट डायरेक्शन ऑफ हीट ट्रांसफर के बारे में नहीं बता पाया। दैट इज फ्रॉम हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी और कोल्डर बॉडी टू हॉटर बॉडी। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आज तो नहीं दिया गया होगा, बहुत साल पहले दिया गया होगा। जब दिया गया तो इस बारे में नहीं बता पाया। तो पहला पॉइंट लिखा, लिखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स does not indicate, first law of thermodynamics does not indicate the direction of heat transfer, does not indicate the direction of heat transfer. Next point. It does not tell anything about, it does not tell anything about, does not tell anything about the conditions under which, the conditions under which heat can be transformed into work, conditions under which heat can be transformed into work and it transformed into work, and it does not indicate, it does not indicate as to why the whole, why the whole heat energy cannot be converted into mechanical work. Heat energy cannot be converted into mechanical work. ठीक है, तो कितनी हीट एनर्जी होगी और उसको हम क्यों नहीं कन्वर्ट कर सकते, इसके बारे में भी ये कुछ बता नहीं पाया। ठीक है, आ जाओ, जो टॉपिक हमने किए इस पे थोड़े से क्वेश्चंस करते। लिखो पहला क्वेश्चन, अ क्वांटिटी ऑफ गैस, देखो पहला क्वेश्चन, अ क्वांटिटी ऑफ गैस occupies an initial volume, a quantity of gas occupies an initial volume V0, initial volume V0 at pressure P0 and temperature T0.
इनिशियल वॉल्यूम कितना है बोलो बेटा, वी नॉट, एट प्रेशर पी नॉट एंड टेम्परेचर टी नॉट, it expands to a volume V. It expands to a volume V. First point लिखना, at constant temperature, and second, at constant pressure, at constant temperature and at constant pressure, in which case does the gas do more work? In which case does the gas do more work? किस केस में गैस जो है वो ज्यादा काम करेगा? क्वेश्चन पढ़ो, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से। पढ़ लिया क्वेश्चन? गैस के पास कुछ क्या था, इनिशियल वॉल्यूम, उसको पहले हमने कैसे एक्सपेंड करना है बोलो बेटा, कांस्टेंट प्रेशर पे। ध्यान दो, तो पहला कंडीशन, अब ज्यादा वर्क कहां होगा, तो वर्क निकालने के लिए क्या बनाना पड़ेगा बोलो, पीवी। अब ये इंडिकेटर डायग्राम से क्वेश्चन सॉल्व होगा। फर्स्ट कंडीशन में क्या है मेरे पास, कांस्टेंट प्रेशर, बोलो यार, तो कांस्टेंट प्रेशर है तो ये होगा, बोलो यस और नो, है ना। दूसरे बारे में कैसी कंडीशन है, कांस्टेंट टेम्परेचर, तो टेम्परेचर कांस्टेंट है तो प्रेशर क्या कर रहा होगा, चेंज हो रहा होगा, यस और नो। तो दूसरे वाली कंडीशन पे, यही सेम पे लेता हूं, सेम प्रेशर से शुरू किया और अब प्रेशर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, बोलो यस और नो। यहां पे वर्क डन क्या होगा बोलो, एरिया अंडर दिस कर्व। यहां वर्क डन क्या होगा, एरिया अंडर दिस कर्व। इसका वर्क डन W1, इसका वर्क डन W2। क्या लग रहा है किसका वर्क डन ज्यादा होगा, W1 का, क्योंकि उसका एरिया ज्यादा होगा। तो क्या साफ दिख रहा है, वर्क डन 1 इज ग्रेटर देन वर्क डन 2। इसका मतलब एट कांस्टेंट प्रेशर जब हमने गैस का वॉल्यूम चेंज किया तो वहां पे वर्क डन ज्यादा होगा। अब चाहो तो यही देख सकते हो, ये यहां से यहां हो रहा है, तो इसका वर्क डन इतना है, इसका वर्क डन इतना क्या है, ज्यादा है, यस और नो, है ना। नोट डाउन करो फटाफट, सॉल्यूशन लिखो, कहां ज्यादा वर्क डन हुआ बताओ, एट कांस्टेंट प्रेशर। लिखो पूरा डिटेल में। एक और क्वेश्चन कर लो फिर। बोलो क्लियर है वो क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, मैं तो डायग्राम बना लेता हूं, उसका नोट डाउन कर लो प्रॉपर सॉल्यूशन। बात करने की जगह पर जो कंसेप्ट पढ़ाया ना वो पढ़ो, वो काम आएगा। ये 2 मिनट में डिस्कशन तुम्हारी शुरू हो जाती है ना, तुम्हें रोज ये बात याद दिलानी होती है कि तुम्हारा 1 महीने में फाइनल पेपर है और तुम्हारे टेस्ट के नंबर देखकर तुमको ही पता तुम्हारी तैयारी कैसे चल रही है। फिर भी तुमको थोड़ी भी टेंशन नहीं, टेंशन क्यों कि पेपर से 1 दिन पहले वाले दिन, उस दिन तुम्हारी शक्ल देखने वाली होती है।
अगर थोड़ा भी सोच लिया करो पहले से तो उस दिन ये टेंशन नहीं होगी तुम्हें। ओके, जो वॉल्यूम है वो लीटर में दिया हुआ है और प्रेशर जो है वो पास्कल में दिया हुआ है। तो दिस वॉल्यूम इज इन लीटर एंड द प्रेशर इज इन पास्कल। क्वेश्चन लिखो। हाँ जी, कहां लेते? सिंगल जगह से शुरू हो रहा है ना बेटा, यही तो कह रहा है वो ना, बोला हुआ है क्वेश्चन में। सेम ही गैस है, सेम वॉल्यूम से जा रहा है, तो सेम प्रेशर सेम वॉल्यूम होगा उस स्टेट पे ना, तभी मैंने इस कर्व को यहां से बनाया है। स्टेटमेंट यहीं से आपको कह ही रहा है वो। देखो, आपको शुरू में कह रहा है क्वांटिटी ऑफ गैस ऑक्युपाइज एन इनिशियल वॉल्यूम वी नॉट एट प्रेशर पी नॉट। तो इट ऑक्युपाइज अ वॉल्यूम वी नॉट एट प्रेशर पी नॉट। तो द बोथ गैस ऑक्युपाइज वॉल्यूम वी नॉट एट प्रेशर पी नॉट। इसको वी नॉट ने क्या बनाया है? वी वॉल्यूम, वी वॉल्यूम, ठीक है ना। तो इनिशियल प्रेशर वॉल्यूम सेम है, आपको ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसलिए पी नॉट की जगह तो सेम होगी, वी नॉट की जगह भी सेम होगी, वो चेंज नहीं होगी ना। ओके, नेक्स्ट, लीटर गोबर। इन द फिगर अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज टेकन। लिखो क्वेश्चन फटाफट। इन द फिगर द थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज टेकन from state A to B, from state A to B, comma CD, and in a thermodynamic system is taken from A to B, उसके बाद comma CDA, A से शुरू हो रहा है वापस A पर आ रहा है, as shown in figure. The system has an internal energy of 400 मिलीजूल। कितनी इंटरनल एनर्जी बोलो बेटा? 400 मिलीजूल इन स्टेट सी। 400 मिलीजूल इन स्टेट सी। क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, the internal energy of the system, the internal energy of the system in the state B, in the state B, if the heat given to the system, if the heat given to the system during the process from B to C, during the process from B to C be 50 millijoule, be 50 millijoule। हो गया है ना। इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इन द स्टेट, कॉन्सेंट्रेशन दिमाग नहीं रहती ना, बाकी भी लिख रहे, स्पीड तेज रखो। इतनी गंदी हैंडराइटिंग में नहीं लिख पाता है, बता। The internal energy of the system in the state B if the heat is given to the system during the process from B to C is 50 millijoule। सेकंड पार्ट क्वेश्चन का लिखो, find the work done by the system, find the work done by the system and heat supplied to it, find the work done by the system and heat supplied to it when it is taken from state C, when it is taken from state C to state B via path CDAB, via path CDAB। तुम्हारे पास पूरा क्वेश्चन है, ध्यान से पूरा क्वेश्चन पढ़ो। इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकता है, बहुत ही इजी है। मैं आपको ए पार्ट करके दिखाता हूं, आप बी पार्ट अभी करो। ओके, रीड आउट द क्वेश्चन। क्या कह रहा है? थर्मोडायनेमिक सिस्टम है जो ए से चला, बी से गया, सी से गया, डी से गया। द सिस्टम हैज एन इंटरनल एनर्जी इन स्टेट सी। तो ध्यान से देखो,
सोल्यूशन देखो क्वेश्चन का, इंटरनल एनर्जी एट सी कितना है? एक बार सब कोई क्वेश्चन पढ़ो, मैं क्वेश्चन तुम लोगों से पूछूंगा, तो तुम लोग क्वेश्चन बिना पढ़े सॉल्यूशन देखते हो। इंटरनल एनर्जी 400 मिली जूल। मैं किसी को भी क्वेश्चन एक्सप्लेन करने के लिए बोलूंगा और वो क्वेश्चन बिना नीचे देखे मुझे क्वेश्चन एक्सप्लेन करेगा। पढ़ लिया क्वेश्चन? केशव क्वेश्चन एक्सप्लेन करो, क्वेश्चन एक्सप्लेन फटाफट करो, तेजी से, क्लास का टाइम वेस्ट नहीं करो, मुझे क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दो बस फटाफट। क्वेश्चन क्या रहा है बिना क्वेश्चन देखे? साइक्लिक प्रोसेस दिया है, ठीक है, उन्होंने तो तुमसे पूछा, हाँ जी ना, गलत। हाँ, इंटरनल एनर्जी सी पे दिया हुआ है, यू कभी भी पूरा होता ही नहीं है, यू इज अ पॉइंट फंक्शन। तो इंटरनल एनर्जी कहां का दिया हुआ है? सी का दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 400 मिली जूल। ओके, क्या है बी टू सी का? फिर पढ़ो तो क्या है, 50 मिली जूल क्या है? हीट गिवन, कहां से कहां तक? बी टू सी के लिए क्या पूछा है? बी पे इंटरनल एनर्जी। सेकंड, चलो पहले पहला पार्ट, पहले बैठो, पहला पार्ट समझ में आ गया क्वेश्चन का? अब ध्यान दो कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखना। फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, क्या कहता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? बोलो बेटा। Q इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी। बोलो बेटा यस और नो। हम जितनी हीट देंगे वो क्या होगा? बोलो बेटा, वर्क डन प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अच्छा जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी कहां से कहां जा रहा है? बी से सी जा रहा है, तो Q इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम बी टू सी, हीट फ्रॉम बी टू सी प्लस इंटरनल एनर्जी, फाइनल इंटरनल एनर्जी एट सी माइनस इंटरनल एनर्जी एट बी। देखो तो ये क्लियर है ना? हीट कहां से कहां तक का? बी से सी का। वर्क डन कहां से कहां तक का? बी से सी का। तो चेंज मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, तो इंटरनल एनर्जी एट बी माइनस इंटरनल एनर्जी एट सी। बोलो यार। अच्छा, वर्क डन अगर निकालना है बी से सी का, कौन सा कर्व है ये? प्रेशर वॉल्यूम। तो किसी भी प्रेशर वॉल्यूम कर्व का वर्क डन कैसे निकालते हैं? एरिया अंडर द ग्राफ। तो वर्क डन फ्रॉम बी टू सी क्या हो जाएगा? बोलो बेटा, एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर द ग्राफ। बोलो यस और नो। अच्छा, हीट कितना दिया जा रहा है इसको? 50। तो हीट की जगह क्या लिखोगे? बोलो 50 मिली जूल इज इक्वल टू, अब ध्यान से देखना, एरिया की वैल्यू क्या आएगी? तो ये कितनी है? हाइट इसकी 2। बोलो भाई, और ये विड्थ कितना होगा? 20 और ये 70 माइनस कर दो, क्या हो जाएगा? 50, 100। किसमें? मिली जूल में होगा ना, सब कुछ मिली जूल में रख रहे हैं, तो ये भी किसमें आएगा? मिली जूल में। अच्छा जी, ये वर्क डन पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? गधेड़ी के क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज एक पॉइंट से शुरू करके वापस उस पॉइंट पे आने के लिए देखते होते हैं। अगर किसी दो पॉइंट के बीच में हो तो क्या देखते हैं? एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन। क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, देखो वहां लिखा हुआ है फॉर साइक्लिक प्रोसेस। बी से सी जाने के लिए क्या ये साइक्लिक प्रोसेस है? नहीं, बी से सी के बीच में क्या हो रहा है? ये कॉन्ट्रैक्शन है ना। बी से सी के बीच में क्या हो रहा है? कॉन्ट्रैक्शन। देखो क्वेश्चन से एक बात सीखो, अगर मैं तुमको पूछता कि सी से वापस सी आने का वर्क डन क्या होगा? पॉजिटिव, यस और नो। डी से वापस डी आने का वर्क डन क्या होगा? पॉजिटिव। लेकिन डी से ए जाने का वर्क डन क्या होगा? पॉजिटिव। क्यों? गैस इज एक्सपेंडिंग। बी से सी आने का वर्क डन कितना होगा? नेगेटिव, क्योंकि गैस इज कॉन्ट्रैक्टिंग, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। बोलो यस और नो।
बोलो यार, माइनस कितना हो गया 100। इंटरनल एनर्जी एट सी कितना लिखा हुआ है 400 माइनस इंटरनल एनर्जी एट बी निकालनी है। क्या सॉल्व करके इंटरनल एनर्जी बी की वैल्यू नहीं मिल जाएगी? आंसर आ गया फटाफट। क्या चीज? अरे चेंज क्या होता है यार? फाइनल माइनस इनिशियल। यार तुम जब नोट्स में लिखाया तब चेक तुमने ध्यान से देखा नहीं फिर? बोलिए सर। बस एक क्वेश्चन खत्म कर लो, चलो ठीक है। बोलो क्लियर है पूरी बात? फटाफट यूवी की वैल्यू निकाल के दिखाओ। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट सॉल्व करो उसके बाद। आ जाओ, मैं सेकंड पार्ट एक्सप्लेन कर देता हूं। बच्चों तुम लोग भी 2 मिनट देख ही लो। चलो 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 जाओ बाय। क्या बेटा? क्या छोटी? हाँ कोई बात नहीं, बी पे इंटरनल एनर्जी नहीं पॉजिटिव आ रही है 250 मिली जूल। हाँ जी सर, जिसको जाना जा सकता है, मेरे को बीच में डिस्टर्ब मत करना दोबारा, ठीक है? हाँ बताओ भाई, आंसर क्या आ रहा है जल्दी बताओ मुझे। माइनस 250 मिली जूल आंसर आ रहा है भाई। कहां पे प्लस का साइन डालो? अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ भावनाओं में बहते ना। अपनी कैलकुलेशन तुम लोग बाद में ठीक करना, बहुत बुरा हाल है, कैलकुलेशन नहीं कर पाते बेसिक। नेक्स्ट देखो सेकंड पार्ट क्या कहता है, फाइंड द वर्क डन बाय द सिस्टम एंड हीट सप्लाइड टू इट व्हेन इट इज टेकन फ्रॉम सी टू बी वाया पाथ सी डी ए बी। यहां ध्यान दो, सी टू बी वाया पाथ सी डी ए बी। तो पहले वर्क डन निकालना है बी पार्ट का, कहां से कहां तक? वर्क डन फ्रॉम सी डी ए बी। बोलो यस और नो। तो ये क्या होगा बोलो, वर्क डन फ्रॉम सी टू डी प्लस वर्क डन फ्रॉम डी टू ए प्लस वर्क डन फ्रॉम ए टू बी। बोलो यस और नो। ये सारे वर्क डन, अच्छा देखना जरा, सी टू डी का वर्क डन, तो इसका वर्क डन तो 0 हो जाएगा। अरे यार वर्क डन क्या होता है? एरिया अंडर द कर्व। तो इसकी लेंथ है, थिकनेस तो है ही नहीं, तो इसका एरिया कितना हो गया 0 प्लस डीए का एरिया क्या होगा? डीए का एरिया लेंथ 6, थिकनेस 30, तो ये क्या हो जाएगा बोलो 6 इंटू 30 प्लस एबी का एरिया। तो एबी का मतलब क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रपीजियम, एरिया ऑफ दिस ट्रपीजियम। क्या होता है ट्रपीजियम का एरिया? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो पैरेलल साइड का सम, पैरेलल साइड क्या है बोलो बेटा? इसकी लेंथ 6 और इसकी लेंथ 2, तो क्या होगा बोलो 6 प्लस 2 हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। कितनी है हाइट इसकी? 20। बोलो यस और नो। यहां से क्या आ जाएगा आपके पास? वर्क डन की वैल्यू। बोलो क्लियर है पूरी बात? फिर 1 मिनट रुक जाओ, फिर काम खत्म हो जाएगा। और क्या पूछा गया इसके बाद आपके पास? हीट सप्लाइड टू इट, वर्क डन मिल गया। नेक्स्ट बात क्या क्या पूछा है आपसे? हीट सप्लाइड टू इट। कैसे निकालोगे हीट सप्लाइड? कहां से कहां जा रहा है बोलो बेटा? सी से बी तक। तो हीट सप्लाइड का फॉर्मूला आपने क्या सीखा है? वर्क डन प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी। Q इज इक्वल टू, वर्क डन आपने निकाल लिया है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी इज अ पॉइंट फंक्शन, इट ओनली डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, इट इज मूविंग फ्रॉम C टू D। तो इंटरनल एनर्जी एट D माइनस इंटरनल एनर्जी एट B माइनस इंटरनल एनर्जी एट, बोलो पूरी बात क्लियर है? B की इंटरनल एनर्जी आपने निकाल रखी है, C की इंटरनल एनर्जी आपको दी हुई है, वर्क डन आपने अभी निकाला है, आपको क्या मिल जाएगा? हीट प्रोवाइड।
क्या पूरी बात क्लियर है? फटाफट नोट डाउन करो, फाइनल आंसर तक पहुंचो। इसके आगे की डिस्कशन हम लोग कल की क्लास में करेंगे। कोई अपनी सीट से तब तक नहीं उठेगा जब तक उसके पास आंसर नहीं आ जाए। मैं आंसर बता रहा हूं, एक मिनट बस। ये है 260 मिलीजूल और Q की वैल्यू आ रही है 110 मिलीजूल। मेरे को चेक कराओगे तभी हिलोगे।